गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? भाई आप एक बार सबसे पहले ये बताओ, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए एकदम कुछ भी। भाई हम भी एकदम बढ़िया। दिख नहीं रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखो, अब दिखने लगेंगे। तो बच्चे लास्ट क्लास में हम कर रहे थे एवरेज, बहुत छोटा सा चैप्टर है एवरेज। तो आप मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास में कौन से नंबर क्वेश्चन तक की बातें आपको समझ आई थी? क्योंकि लास्ट क्लास में वॉइस का इशू हो गया था, वैसे तो वो छोटा सा ही चैप्टर था, लास्ट क्लास में कंप्लीट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13, 16। कोई नहीं, 16 से देख लो, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। 10 या 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम टीएसटी। करो इस क्वेश्चन को रीड। देखो, आपके पास 100 नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 46। उसके बाद आपने क्या करा, दो नंबर थे, आपको उनको कैलकुलेट करना था 16 और 43, और आपने मिस्टेक से कितना कैलकुलेट कर लिया, 61 और 34। तो आपको करेक्ट एवरेज बताना है कि कितना होगा। और उसके बाद जब आपने उन नंबर्स को काउंट करा, तो वो नंबर भी 100 के प्लेस पर 90 है। तो आपको करेक्ट एवरेज बताना है क्या होगा। देखो भाई, आपके पास 100 नंबर्स हैं, आपके पास 100 नंबर्स और इनका एवरेज है 46। तो आप मुझे ये बताओ, 100 नंबर का टोटल सम कितना हो जाएगा? 100 नंबर्स का टोटल सम कितना हो जाएगा? 4600। अब इसमें से हमने क्या करा, दो नंबर थे 16 और 43। हमें 16 और 43 मतलब 59 कैलकुलेट करना था, लेकिन गलती से हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 61 और 34। 59 कैलकुलेट करना था, गलती से कैलकुलेट कर लिया 95। आपको बताना है करेक्ट एवरेज। भाई अगर आपको करेक्ट एवरेज बताना है, तो सबसे पहले तो जितना ज्यादा आपने ऐड करा है वो आपको कम करना पड़ेगा। तो आपने कितना ज्यादा ऐड कर लिया गलती से? भाई आपको ऐड करना था 59, गलती से कर लिया 95। तो आपने कितना ज्यादा कैलकुलेट कर लिया, 36। तो अगर आपको करेक्ट एवरेज बताना है, तो सबसे पहले तो इस 36 को कम करना पड़ेगा। अब बताओ, आपके पास ये जितने भी नंबर्स हैं, 100 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा? भाई 4600 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास सम कितना आ जाएगा? 4 5, कितना आ जाएगा? 7 4, सॉरी 6 4 तो आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, उन सब का सम हो गया 4564। लेकिन जब आपने नंबर्स को कैलकुलेट करा, तो ये नंबर भी आपके पास 100 के प्लेस पर 90 थे। तो इसका मतलब अब 90 नंबर्स का सम है 4564। तो आपको एवरेज बताना है कितना होगा। तो आप 4564 को 90 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा एवरेज बताओ? 40 पॉइंट कुछ आएगा। तो वो इतना ही आपका एवरेज हो जाएगा। 50 पॉइंट कुछ आएगा, ये एवरेज हो जाएगा 50.7। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? ये 90 का ऐसा लॉजिक है, ये स्टार्टिंग में जिन नंबर्स को आपने 100 कैलकुलेट कर लिया था ना, वो उसमें भी आपने गलती कर दी थी। रियलिटी में वो नंबर 90 थे। तो अब आपने क्या करा, 90 नंबर्स का आपको टोटल सम मिल गया। अगर टोटल सम को 90 से डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज आ जाएगा। अब देखो, करो इस क्वेश्चन को रीड। भाई एक बैट्समैन है, उसने 87 स्कोर करा 17 नंबर वाली इनिंग में, और 87 स्कोर करने की वजह से उसका एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया। तो आपको उसका करंट एवरेज बताना है क्या होगा। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को।
देखो भाई, आपके पास आप ऐसा अज्यूम कर लो कि जो 16 नंबर तक की इनिंग होगी, जो 16 नंबर तक की इनिंग होगी, सपोज वहां तक का एवरेज है एक्स। भाई जब इसने 17 नंबर वाली इनिंग में 87 स्कोर करा, तो इसका एवरेज 3 रन स्कोर इंक्रीज हो गया। तो आपने अज्यूम कर लिया 17 से एक कम, मतलब 16 इनिंग तक इसका एवरेज होगा एक्स। तो आप मुझे ये बताओ 16 इनिंग तक इसका टोटल सम कितना होगा? अगर 16 इनिंग्स का एवरेज है एक्स, तो 16 इनिंग का टोटल सम कितना हो जाएगा? 16x। उसके बाद इसने क्या करा, इस बैट्समैन ने 70 नंबर वाली इनिंग में 87 स्कोर करा। भाई ये तो 16 इनिंग तक का टोटल सम हो गया। इसके बाद इसने 17 नंबर वाली इनिंग में 87 स्कोर करा, और उसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो एवरेज है ना वो 3 रन इंक्रीज हो गया। मतलब 17 की 17 इनिंग में इसका एवरेज कितना हो गया, x+3। तो ये भी आपके पास 17 इनिंग तक का सम है, यहां से भी आपके पास 17 इनिंग तक का सम आ जाएगा, और ये दोनों बातें इक्वल हैं। समझ आया बच्चों कुछ? जिनको नहीं आया फिर से समझ लो। भाई आपके पास ये जो 16x है, ये 16 इनिंग तक का हो गया। अगर आपने इसमें 87 और ऐड कर दिया, तो अभी आपके पास जितनी टोटल 17 इनिंग है, सबका ये सम इतना हो गया। और ये आपको कितना गिवन है कि भाई जब आपने 17 इनिंग में 87 स्कोर करा, तो आपका एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया। मतलब 17 की 17 इनिंग में टोटल कितना हो गया, 17x+3। यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 36। इसका मतलब बच्चों, उसका पुराना एवरेज था 36। भाई ये जो x है ये 16 इनिंग तक का एवरेज है, तो उसका पुराना एवरेज है 36। आपको बताना है इसका न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, x+3। मतलब 36+3 39। तो करंट एवरेज कितना हो गया आपके पास, 39। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बताओ समझ आई बच्चों बात? बोलो। अब देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, मतलब पूरा प्रोसेस यही रहेगा, बस आप एक छोटा सा स्टेप बचा सकते हो। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपका आंसर ये जो 36 है ये कैसे आया होगा? 16x+87 इक्वल्स टू 17x+51। आपने क्या करा होगा, x वाले टर्म्स को तो एक साथ ले गए आप, और रिमेनिंग टर्म्स को आप एक साथ ले गए, तो एक तरफ से तो x हो जाएगा। अब आप इसको समझो। भाई आपके पास है +51, अगर आप इसको इधर की साइड लेकर आओगे तो ये -51 हो जाएगा। और अगर इधर होता -51 और आप इसको 87 के पास लेकर आते, तो ये +51 हो जाता। इतनी बात तो समझते हो बच्चों आप? बताओ। भाई ये जो +51 है, अगर इसको आप 87 के पास लेकर आओगे तो -51 हो जाएगा। और अगर इधर -51 होता और आप उसको 87 के पास लेकर आते, तो ये +51 हो जाता। देखो आप मुझे ये बताओ, 17 की 17 इनिंग में आपका एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? भाई 17 इनिंग में एवरेज 3 रन इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब हर एक इनिंग में 3 रन इंक्रीज हुआ होगा। तो 17 × 3 कितना होगा, 51। जो 51 आप 87 के पास लेकर आए थे, तो इसको आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो 36 आ जाएगा। लेकिन ये होगा आपका ओरिजिनल एवरेज। अगर इसमें आप 3 ऐड कर दोगे तो न्यू एवरेज आ जाएगा। पूरा प्रोसेस वही था, बस इसी को आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। समझ आया बच्चों कुछ? 17 × 3 करने के बाद डायरेक्ट 87 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो बेसिक से ही कर लेना, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक थोड़ी ना, ये तो आपने उसी को थोड़ा सा फास्ट कर दिया। उसी प्रोसेस को बस थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया आपने। अब देखो इसको आप एक तो बेसिक वाले से तो कर ही सकते हो, लेकिन आप इसको यहां से देखो। भाई अब की बार जो एवरेज है वो डिक्रीज हो गया, मतलब x-5।
जब आप उसको 90 के पास लेकर जाओगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 60, 90 प्लस 60 कितना होगा 150। तो ओरिजिनल आ गया आपके पास 150, न्यू कितना है इससे 5 कम, मतलब 145। तुम ऐसे ही देख लो भाई। सपोज आपके पास 11 इनिंग तक का एवरेज है x, 11 नंबर इनिंग तक का एवरेज है x, तो 11 नंबर इनिंग तक का टोटल सम कितना हो जाएगा 11x। उसके बाद जो 12th नंबर वाली इनिंग थी उसमें आपने 90 स्कोर कर दिया, तो आपका एवरेज कितना हुआ बच्चों 5 रन डिक्रीज हो गया। अब मैं आपको ये समझा रहा था, ये हो गया 11x प्लस 90 इक्वल्स टू 12x माइनस 60। अब जब आप इस 60 को इधर लेकर आओगे तो ये ऐड हो जाएगा ना। तो जैसे आपने यहाँ देखा डिक्रीज, तो आप डायरेक्ट यहीं इस 90 में ऐड कर दो। तो ये कितना होगा बच्चों आपके पास, x की वैल्यू हो जाएगी 150। इसका मतलब 11 नंबर तक जो इनिंग थी उनका एवरेज था 150। अब कितना हो गया एवरेज 5 रन डिक्रीज, तो अब एवरेज को 5 कम कर दो, अब एवरेज कितना हो गया 145। समझ आया बच्चों कुछ। एवरेज बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके 3 या 4 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखो शॉर्ट वाला कोई शॉर्ट वाला मेथड नहीं है, वो आपने इसी को फास्ट कर दिया। आपको एक बात पता है कि भाई आप इस -60 को इधर लेकर जाओगे, और ये -60 आया कैसे, ये ऐसे आया आपने 12 की 5 में मल्टीप्लाई करी, तो 12 मल्टीप्लाई 5, अगर डिक्रीज है तो 90 में ऐड कर दो, अगर इंक्रीज था तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर ना समझ आए तो ऐसे कर लो, लेकिन वैसे करोगे तो 2 3 4 5 सेकंड बच जाएंगे। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। भाई आपके पास 40 स्टूडेंट्स का एवरेज है 72, लेकिन आपने क्या करा, 3 बच्चों के स्कोर 68, 65 और 72 ऐड कर लिए गलती से, लेकिन रियलिटी में कितने ऐड करने थे 64, 62 और 84। तो आपको करेक्ट एवरेज बताना है, क्या होगा बताओ। कैसे करोगे इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 किया था बिल्कुल। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 करा था आपको इसको वैसे करना है। करो एक बार इसको। 4 डिवाइड 40 पॉइंट बिल्कुल 72.1। देखो भाई 40 स्टूडेंट का एवरेज है 72, 40 देखो आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट एवरेज। 40 स्टूडेंट का एवरेज है 72। अब इसका मतलब 72 तो हर एक स्टूडेंट को आपने पहले से ही दे दिया। अब देखते हैं आपने गलती से कितना ऐड कर लिया, फटाफट से बताओ। गलती से तुमने कितना ऐड कर लिया, फटाफट बताओ बच्चों। भाई आंसर नहीं पूछ रहे हम, पहले ये बताओ गलती से कितना ऐड कर लिया। आंसर तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। भाई टोटल बताओ, इन दोनों को ऐड करो। हद हो गई है बच्चों आपसे, तो बड़े जीनियस बच्चे आप तो। गलती से आपने ऐड कर लिया 206। 3 नंबर ऐसे थे, 3 स्टूडेंट का स्कोर ऐसा था कि उन तीनों को मिलाकर आपको ऐड करना था रियलिटी में 210, लेकिन गलती से आपने कितना ऐड कर लिया 206। तो अगर आपको करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करना है तो बच्चों आपको 4 ज्यादा और ऐड करना पड़ेगा। भाई अगर आपको करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करना है तो ये 4 आपको और ऐड करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये 4 डिवाइड करना है आपको 40 स्टूडेंट में। भाई हर एक स्टूडेंट को 72 तो आपने पहले ही दे दिया। अब उसके बाद आपको 4 डिवाइड करना है 40 स्टूडेंट में, तो हर एक स्टूडेंट को आप कितना कितना दोगे। 4 को 40 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 0.1। तो 72 तो हर एक स्टूडेंट को आपने पहले ही दिया था, 0.1 आप और दे दो। तो अब करेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा 72.1।
समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? 72 तो पहले दे रखा था, 0.1 और दे दिया, तो अब करेक्ट एवरेज कितना हो गया? 72.1। करो इस क्वेश्चन को। एवरेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ी ज्यादा हेल्प करेगा आपकी। देखो 40 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर है 72, 40 स्टूडेंट्स का एवरेज है 72, लेकिन आपने क्या करा, 3 स्टूडेंट का स्कोर आपको रियलिटी में ऐड करना था 210। रियलिटी में आपको तीनों के स्कोर को ऐड करना था 210, लेकिन गलती से आपने कितना ऐड कर लिया? 206। अगर आपको करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब 4 और ऐड करना पड़ेगा। अब 4 और ऐड करो, इसका मतलब अब आपको 4 डिवाइड करना है 40 स्टूडेंट्स में, तो हर एक स्टूडेंट को कितना कितना दोगे? 0.1। 72 तो हर एक स्टूडेंट को आपने पहले ही रखा था, 0.1 और दे दिया, तो अब हर एक स्टूडेंट के पास कितना हो गया? 72.1। अब उसके बाद देखो इस क्वेश्चन को, एक बैट्समैन की 42 इनिंग्स का एवरेज है 30, और जो सबसे मैक्सिमम स्कोर और जो सबसे लोवेस्ट स्कोर की जो इनिंग होंगी, उन दोनों का सबसे मैक्सिमम और लोवेस्ट स्कोर का डिफरेंस है 100। उसके बाद अगर आपने इन दोनों इनिंग्स को हटा दिया तो 40 इनिंग्स का एवरेज आ गया 28। तो आपको मैक्सिमम स्कोर बताना है कितना होगा। देखो फिर से समझो, भाई 42 इनिंग का एवरेज है 30, भाई इस 42 इनिंग्स में से कोई तो इनिंग ऐसी होगी जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर होगा, और कोई इनिंग ऐसी भी होगी जिसमें सबसे कम स्कोर होगा। तो अगर आप सबसे ज्यादा स्कोर और सबसे कम स्कोर को देखोगे तो उन दोनों का डिफरेंस है 100। अगर आपने इस सबसे मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर वाली दोनों इनिंगों को हटा दिया तो उसके बाद 40 इनिंग का एवरेज आ गया 28। तो आपको मैक्सिमम स्कोर बताना है कितना होगा। बताओ कैसे करोगे? भाई आप इस क्वेश्चन में वही करोगे जो हर एक क्वेश्चन में कर रहे हो। एवरेज में फिर से समझा रहा हूँ, ये बहुत छोटे से चैप्टर है, इसमें 10-20 इतने क्वेश्चन है बस। देखो आप समझो, भाई आप मुझे ये बताओ, 42 इनिंग्स का एवरेज है 30, तो 42 इनिंग का टोटल कितना होगा? फटाफट से बोलो। 1260। बिल्कुल श्रेयांश, माइनस करना पड़ेगा। भाई 42 इनिंग का एवरेज है 30, तो 42 इनिंग का टोटल कितना हो गया? 1260। उसके बाद आपको बता दिया कि भाई हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का डिफरेंस है आपके पास 100। हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर का डिफरेंस है आपके पास 100। उसके बाद आपको बोला है अगर इन दोनों इनिंग्स को आपने हटा दिया तो 40 इनिंग का एवरेज कितना हो गया? 28। 40 इनिंग्स का एवरेज है 28, तो 40 इनिंग का टोटल कितना होगा? फटाफट से बताओ। 1120। अब आप मुझे देखो, अब आप क्या करोगे, भाई जिन दोनों इनिंग को आपने हटाया है उन दोनों इनिंग का सम कितना होगा? अगर आप 1260 में से 1120 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास वो जो दो इनिंग होंगी जिनको आपने हटाया होगा उन दोनों का सम आ जाएगा आपके पास 140। इसका मतलब जो दोनों इनिंग, मतलब हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर, जिन दोनों इनिंग को आपने हटाया है उन दोनों इनिंग का सम है 140। तो एच माइनस एल तो पहले ही आपको 100 दे रखा है, एच प्लस एल आ गया आपके पास 120। अब आपको मैक्सिमम स्कोर मतलब एच की वैल्यू बतानी है क्या होगी, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 140 अपॉन 2। एच की वैल्यू आ जाएगी 120। बस ये इतना सही क्वेश्चन था, समझ आया बस? तो भाई दोनों इनिंग का डिफरेंस आपको दे रखा है, अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जिन दोनों इनिंग को आपने हटाया है उन दोनों का सम आ गया। बस एच माइनस एल आपके पास पहले से ही है, एच प्लस एल आपके पास यहां से आ गया, दोनों को सोल्व करो, एच की वैल्यू आ गई। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी?
बताओ फिर इसका आंसर कितना होगा। दोनों निकाल दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफरेंस करके हाफ कर दोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 20। बताओ इसका आंसर कितना होगा। बस इसके बाद ये कंप्लीट एक क्वेश्चन हो रहा है। 40 इनिंग्स का एवरेज है 50। मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का डिफरेंस है 140। अगर इन दोनों को आपने हटा दिया तो 38 इनिंग्स का एवरेज हो गया 48। तो मैक्सिमम स्कोर बताओ कितना होगा। देखो वन अभी देखते हैं कितना होगा। 50 इनिंग का एवरेज है 40। तो 50 इनिंग्स का टोटल बताओ मुझे कितना होगा। भाई मल्टीप्लाई करनी है, फटाफट से बताओ। 50 इनिंग्स का एवरेज है 40। तो 50 इनिंग का टोटल कितना होगा 2000। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का डिफरेंस है आपके पास 172। इन दोनों इनिंग को आपने हटा दिया तो 38 इनिंग का एवरेज कितना हो गया आपके पास 48। फटाफट से बताओ कितना होगा। 38 इनिंग का एवरेज है आपके पास 48। दोनों के मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। मल्टीप्लाई करने में भी इतना टाइम 1824। अब आप जिन दोनों इनिंग को आपने हटाया है, जिन दोनों इनिंग्स को आपने रिमूव करा है, उन दोनों इनिंग का टोटल कितना होगा। उन दोनों इनिंग का सम कितना होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। कितना आएगा 176। इसका मतलब जिन दोनों इनिंग्स को आपने हटाया है उन दोनों का सम कितना है 176। और उन दोनों का डिफरेंस कितना है 172। तो आपको मैक्सिमम स्कोर बताना है क्या होगा। भाई दोनों को ऐड करके हाफ कर दो। आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी 174। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दो। आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी 2। तो मैक्सिमम स्कोर होगा 174 और मिनिमम स्कोर होगा 2। बताओ बच्चों समझ आई कहानी। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन नंबर, बस एवरेज कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन और बचा। एवरेज में कुछ इससे ज्यादा है ही नहीं। इससे ज्यादा कभी आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि एवरेज में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। भैया क्वेश्चन नंबर 21 तक की सारी बातें आपको क्लियर। फिर एक क्वेश्चन इसके बाद आपको करना है अभी। भाई मैंने आपको एक बात समझाई थी कि इस टाइप से कंपैरिजन करने वाली, कि यहाँ इतना है कंपैरिजन कर लो, यहाँ इतना है कंपैरिजन कर लो। वो बात क्लियर बच्चों। 100% एवरेज में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। अगर वो बातें क्लियर है तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं, आप एक बार इसको रीड करो। और ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन है। देखो, मदर फादर और सन, मदर फादर और सन तीनों की एवरेज एज है 42 ईयर्स। एवरेज एज है 42 ईयर्स कब, जब उनके सन की मैरिज हुई थी। आफ्टर 1 ईयर उनके घर में एक बेबी आ गया। और 6 ईयर्स के बाद, शादी के 6 साल के बाद, पूरी फैमिली की एवरेज एज है 36। तो आपको ये बताना है कि एट द टाइम एट फाइंड द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब शादी के समय उस ब्राइड की एज कितनी थी। करो इस क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और एकदम इजी सा। शादी के टाइम आपको ब्राइड की एज बतानी है कि कितनी होगी। बताओ कौन करेगा इसको।
बच्चों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया? एक बार मुझे ये और बता दो बस, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी आपके पास, मैं आपको हर बार समझाता हूँ, अभी आपके पास टाइम भी है और आपका सिलेबस भी हो गया। क्लास पीपीटी कर लो और जितनी वर्कशीट मैं दे रहा हूँ उनको कर लो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। आपको दुनिया में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी फेल होने के लिए पढ़ना है तो दो चार किताबें भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेल ना हो उसी के लिए वो प्रोसेस करा था। भाई अभी थोड़ी हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही, वो तो मुझे लेनी है ही। और एक बार बस ये थोड़ा हमारा ऑफिस ओपन हो जाए, शायद 1 तारीख से हो जाएगा, क्योंकि उसी के लिए ये सब कर रहे हैं। ये जो पूरी आपको हर एक पीपीटी बनाकर दे रहे हैं, इसका मोटिव यही है, क्लास स्टार्ट करेंगे इनका सॉल्यूशन चलता ही रहेगा। देखो पाइप एंड सिस्टम की तो कोई पीपीटी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो भी कुछ है वो आपको सेंड करा देंगे, धीरे धीरे करा रहे हैं भाई, थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें रही भी हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट करो, 1-2 दिन में सिंपल इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, तो टाइम एंड वर्क भी मिल जाएगा। बताओ अब इसका आंसर कितना होगा, कौन बताएगा? देखो भाई मैंने आपको एक बात समझाई थी बड़े अच्छे से, जहां भी एज का क्वेश्चन आ जाए सब कुछ प्रेजेंट पर ले आओ, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत उन बच्चों को आती है जिंदगी भर, वो बच्चे परेशान रहते हैं जो क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, प्रेजेंट एज है एक्स, 5 साल पहले एज होगी x-3, 3 साल पहले एज होगी x-3। हमेशा ही अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो इन बच्चों का नहीं होगा। आपको एक बात बता दी, जहां भी एज का क्वेश्चन आए सब कुछ प्रेजेंट पर ले आओ, प्रेजेंट पर लाते ही आंसर आ जाएगा। देखो आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा कि प्रेजेंट में इनकी शादी में, इनके मतलब फैमिली में कौन कौन है, प्रेजेंट में मतलब 6 साल के बाद इनकी फैमिली में कौन कौन है? भाई एक तो है आपके पास मदर, थोड़ा सा साइड में करके लिखते हैं, एक है फादर, एक है इनका सन, और बताओ कौन कौन है? ब्राइड, ब्राइड को डब्लू लिख लेते हैं वाइफ, और बेबी को लिख लेते हैं बी। भाई प्रेजेंट में इनकी फैमिली में इतने लोग हैं। अब आप मुझे ये बताओ, जिस चीज को आप प्रेजेंट कह रहे हो ये रियलिटी में कब की बात कर रहे हो आप? ये बात कर रहे हो आप 6 साल बाद की, इस बात को भी याद रखना। अब आप मुझे ये बताओ, प्रेजेंट में इस पूरी फैमिली की एवरेज एज कितनी है? भाई प्रेजेंट में फैमिली में है मदर फादर सन वाइफ और बेबी, प्रेजेंट में इस फैमिली की एवरेज एज कितनी है? 36। इसका मतलब अब जो भी आपके पास पीछे की इंफॉर्मेशन है ना, उस सबको आप प्रेजेंट पर लेकर आओ। भाई आप मुझे ये बताओ, आप ये जो बात कर रहे हो, ये जो आपकी बात है, ये है शादी से 6 साल बाद की बात। और क्वेश्चन में आपको एक लाइन बोली है, फर्स्ट लाइन, द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन 42 years एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के टाइम मदर फादर और सन तीनों की एवरेज एज थी 42, और आप बात कर रहे हो शादी के 6 साल बाद की, तो 6 साल बाद इन तीनों की एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 48। तो सबसे पहले आप यहाँ पर वाइफ और बॉय, बेबी, इन दोनों की एज फाइंड आउट करो कितनी होगी। एज फाइंड आउट करने के लिए वही कंपैरिजन, 36 से 48 कितना ज्यादा है? 36 से 48 कितना ज्यादा है? 12। 12 ज्यादा है एक पर्सन के लिए, और आपके पास कितने पर्सन हैं? 3। तो टोटल कितना ज्यादा होगा? 36। अगर अब आपको दोनों चीजों को बैलेंस करना है तो इधर अगर +36 है तो इधर से -36 करना पड़ेगा। -36 करोगे आप दो पर, हस्बैंड सॉरी वाइफ
और बेबी पर, तो आपके पास कितना आएगा, -18। तो आपको अब ये पता चल गया कि भाई वाइफ और बेबी इन दोनों की एवरेज एज कितनी होगी, 18 ईयर्स। जो प्रोसेस यहां तक तो आपने हर एक क्वेश्चन में कराई था। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ तुम्हें समझना भी पड़ेगा। ये जो वाइफ है और ये जो बेबी है, इन दोनों की एवरेज एज है 18। इन दोनों की एज का सम कितना होगा भाई? अगर एवरेज एज है 18, तो इन दोनों की एज का सम कितना होगा, बोलो कितना होगा इन दोनों की एज का सम? बोलते रहो, अब तो लास्ट क्वेश्चन है, अभी भी चुप बैठे हो। 36। बराबर बच्चों, यहां तक की बात क्लियर? अब देखो, अब वापस से उस बात पर आओ। आप बात कर रहे हो शादी के 6 साल बाद की। भाई आप शादी के 6 साल बाद की बात कर रहे हो, और बेबी हुआ है 1 साल के बाद। तो आप मुझे बताओ कि बेबी की एज अब कितनी होगी? आप बात कर रहे हो 6 साल बाद की, और उसमें से बेबी हुआ है 1 साल के बाद। तो बेबी की एज कितना हो जाएगी, 5 ईयर्स। अगर बेबी की एज है 5 ईयर्स, तो वाइफ की एज कितना हो जाएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, समझने की कोशिश कर लो दिमाग से। बेबी की एज है 5 ईयर्स, क्योंकि आप बात कर रहे हो शादी के 6 साल बाद की। तो वाइफ की एज कितना होगी, 31 ईयर्स। फिर से वही बात। अब ये जो 31 एज है, ये कब है? ये शादी के 6 साल बाद है वाइफ की एज 31। तो ये ब्राइड कब बनी होगी, आज से 6 साल पहले। तो जब ये ब्राइड बनी होगी, तब इसकी एज कितना होगी, 25 ईयर्स। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, समझ आया कुछ? कॉन्सेप्ट सब कुछ वो ही रहेगा हर एक क्वेश्चन में, ये कंपैरिजन वाला। लैंग्वेज कितनी भी चेंज होती रहे, और एज का क्वेश्चन जहां भी आए, आप सब कुछ प्रेजेंट पर ले आओ। बताओ, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? देखो मैं फिर से समझाता हूँ। ये जो एवरेज है ना, ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि एवरेज में, एवरेज क्या है? एक आपके पास कोई ग्रुप है, उसको आप कितने से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन ये जो हेल्प है ना, ये हेल्प करता है कैलकुलेशन में। तो बच्चों बस एवरेज तो इतना ही था। एवरेज बहुत छोटा सा चैप्टर है, और एवरेज के लिए आप सबसे पहले बस इन्हीं क्वेश्चन को करते रहना। मैं आपको 95% बता रहा हूँ, अगर एवरेज का क्वेश्चन आया 95%, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता। 95% इन्हीं 21 क्वेश्चन में से कोई ना कोई होगा। अब देखो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम टीएसडी। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, टीएसडी स्टार्ट करते हैं। ये भी बड़ा अच्छा चैप्टर है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको रिलेशन बताना है टाइम स्पीड और डिस्टेंस में। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता? टाइम स्पीड और डिस्टेंस, इन तीनों में क्या रिलेशन है? भाई बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो भाई। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम स्पीड और डिस्टेंस, अगर आप इन तीनों में रिलेशन देखोगे, तो इन तीनों में ये रिलेशन होगा। ये जो डिस्टेंस है, ये इक्वल होगी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। बहुत अच्छा और बहुत बेसिक चैप्टर। आप मुझे ये बताओ, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? इस चैप्टर की बेसिक टर्म बस यही है। भाई अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर आप किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका रिवर्स, अगर आपको मीटर पर सेकंड को
किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? इसी का रिवर्सल कितना होगा? 18/5। तो सबसे पहले तो दो बेसिक बातें ये हैं, ये तो सभी को पता होंगी और ज्यादातर गेम हो अभी इन्हीं का। किलोमीटर पर आवर में अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मीटर पर सेकंड में 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। कर लो इसको नोट। तो एक है आपके पास डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब यहां से आप एक बात देख लेना भाई, अगर आपके पास ये जो टाइम है ये आर में है तो जो डिस्टेंस होगी वो किलोमीटर में होगी, या फिर अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आर में होगा। उसके बाद सेम बात यही, अगर आपके पास जो टाइम है वो सेकंड्स में है तो जो स्पीड है वो मीटर में होगी, या फिर अगर स्पीड मीटर में है तो टाइम सेकंड में होगा। इतनी बात समझ आई बच्चों? अब देखो आज की क्लास में सबसे पहले हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। भाई एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ये एक पोल को क्रॉस करती है, क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है? 30 सेकेंड। तो आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है, क्या होगी? सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो भाई, ये जो ट्रेन है, अगर आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में पोल की लेंथ देखोगे तो वो 0 के बराबर होगी। भाई अगर ट्रेन आपके पास इतनी लंबी है और अगर आप पोल को देखोगे तो वो इतना सा होगा। तो अगर कभी भी आपको के पास जैसे पोल दे दिया, कोई मैन हो, कोई ट्री हो, तो आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में इनकी लेंथ को छोड़ सकते हो, क्योंकि आप खुद से सोचो, ट्रेन होगी इतनी बड़ी, पोल कितना सा होगा? छोटा सा। तो आप इसको छोड़ सकते हो। इस बात को तो अभी हम आगे भी करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इतना ही समझ लो। भाई सबसे पहले आपने ऑप्शन देखे, मीटर 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 मीटर, तो इसका मतलब आपको एक बात समझ आ गई कि मीटर में कब आएगा? टाइम है सेकंड्स में। अब ये जो किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आपके पास ऑप्शन है वो सब मीटर में दे रखे हैं। देखो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आपको फाइंड आउट करनी है ट्रेन की लेंथ, मतलब डी की वैल्यू। स्पीड है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और आपको फाइंड आउट करना है मीटर में। आपको फाइंड आउट करना है मीटर में। तो सबसे पहले तो आप 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 5/18 से मल्टीप्लाई करी तो ये जो स्पीड होगी ये स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, और टाइम है आपके पास 30 सेकंड। इसका मतलब ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इस स्पीड से इतने सेकंड्स में एक पोल को क्रॉस करती है, और अगर ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी खुद की लेंथ को कवर करेगी। तो आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है, क्या होगी? बस इसको सॉल्व कर दो। कितना होगी यहां से? 500। तो इसका मतलब ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ होगी आपके पास 500 मीटर। समझ आई बच्चों बात? आज की क्लास में सीओ करेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप बेसिक बातें देखोगे तो सबसे पहली तो बेसिक बात यही है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब इस क्वेश्चन को करो ट्राई, बताओ आंसर कितना होगा। अब देखो यहाँ जो एक ट्रेन है ना, वो किसको क्रॉस कर रही है बच्चों? प्लेटफॉर्म को। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म, अब की बार आपको दोनों की लेंथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो पोल था, उसकी जो अगर आप डिस्टेंस देखोगे, लेंथ देखोगे, वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी सी होगी। लेकिन प्लेटफॉर्म ऐसा थोड़ी ना होगा, प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होता है। तो अब की बार आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ भी लेनी पड़ेगी और ट्रेन की लेंथ भी लेनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले आपने ऑप्शन देखे, मीटर 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 मीटर। इसका मतलब ये जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब आप मुझे ये बताओ डिस्टेंस कितना होगी?
भाई सपोज ट्रेन की लेंथ है आपके पास x, ट्रेन की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। सपोज ट्रेन की लेंथ है x, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 260, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगी भाई? ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस करेगी, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गई? ट्रेन की लेंथ x प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 260 इक्वल्स टू स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइम है 23 सेकंड। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। बताओ x की वैल्यू कितना होगी? x की वैल्यू होगी आपके पास 200 मीटर। इसका मतलब ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ है आपके पास 200 मीटर। समझ आई बच्चों कहानी? बोलो, एक्टिव रहो बच्चों थोड़े से, ऐसे रहते हो सोते सोते से। अब करो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से। यहाँ भी आपको ट्रेन की लेंथ बतानी है, सॉरी प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी है। तो देखो यहाँ है मीटर 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 मीटर। अगर सब कुछ मीटर में है तो इसका मतलब जो स्पीड है वो आपके पास मीटर में होनी चाहिए और टाइम आपके पास सेकंड में होना चाहिए। तो टाइम तो सेकंड में दे रखा है आपको, तो आप स्पीड को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। करो इसको ट्राई। 360। देखो आपको क्वेश्चन में बोला है एक ट्रेन, फॉर्म है एक आपके पास ट्रेन है, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ से डबल है। इसका मतलब अगर ट्रेन की लेंथ होगी बच्चों x, अगर ट्रेन की लेंथ है x तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना हो जाएगी? इसकी डबल 2x। तो अब टोटल लेंथ कितना हो गई? x प्लस 2x मतलब 3x। अगर ट्रेन की लेंथ है x, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 2x, तो दोनों की लेंथ कितना हो गई मिलाकर आपके पास? 3x। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म टोटल डिस्टेंस कितना होगी? 3x। उसके बाद स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और टाइम है आपके पास 32.4 सेकेंड। तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ बच्चों फटाफट से कितना होगी? थोड़ा सा सोल्व करो भाई इसको, कितना होगा ये तो भाई डायरेक्ट डायरेक्ट कट जाएगा आपके पास। उधर 18 का स्क्वायर कितना होगा? 180। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 180, मतलब ट्रेन की लेंथ आ गई आपके पास 180 मीटर। आपको बतानी है प्लेटफॉर्म की लेंथ। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 2x, मतलब 180 मल्टीप्लाइड टू 360 मीटर। ट्रेन की लेंथ होगी 180 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी 360 मीटर। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? अब देखो बच्चों यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा और ये इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, इसको कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में।
क्योंकि ये इसके बारे में पहले आपको समझाना पड़ेगा। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, आपने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तीनों चैप्टर हो गए। जो टाइम मिला है ना, इसका फायदा उठाओ, इस बात का ध्यान रखो। अगर अभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, फिर बहुत दिक्कत है। तीनों हो गए, सभी बच्चे बताओ, फिर उसके बाद ही तो नेक्स्ट सेंड करेंगे। अब की बार आपको ऐसा मौका नहीं देंगे, पीडीएफ कलेक्ट करके रखते रहो, क्योंकि अब की बार हम देंगे ही तब आप पहले पीछे वाला कर लोगे, क्योंकि फिर बाद में आप प्रेशर बना लेते हो, करते कुछ नहीं हो तब भी। चलो एक काम करो, 2 3 4 दिन में आराम से, कोई जल्दी नहीं है, इस वीक में ये तीनों चैप्टर्स को कर लो। उसके बाद फिर दे देंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट। जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट करोगे 3 दिन में, 3 दिन के बाद मिल जाएगा रेशियो। ऐसे ही चलता रहेगा, और अगले 15 दिन के अंदर मैथ तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। और आपका जितना मैं बता रहा हूँ बस इतना करते रहो, आपका 100% स्कोर आएगा। एक बार करके तो देखो जब बोल रहे हैं तो। ऐसी थोड़ी ना इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात क्वेश्चन बनाने में, सेलेक्ट करने में, इधर से उधर से। बस आप हर एक चैप्टर के ये इतने इतने क्वेश्चन ही कर लो, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। तेज बनोगे तो नुकसान आपका ही है। कुछ बच्चे बनते ही है, बनोगे तो नुकसान आपका ही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर आप इन क्वेश्चन को कर लो तो इसके बाद जिंदगी में आपको मैथ में दिक्कत आए, ऐसा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो भैया, आपकी मर्जी है। उतना मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें हर एक एग्जाम के क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के। भाई इसके बाद इतना करने के बाद आप मॉक टेस्ट भी तो दोगे। जितनी पीपीटी क्लास प्रेजेंटेशन मैं करा रहा हूँ इसको कर लो, उसके बाद कुछ नहीं करना, मॉक टेस्ट दे लेना एग्जाम से पहले 20। एग्जाम देने चले जाना, 100% स्कोर ना आए तो मुझे बता देना। लेकिन टाइम मत वेस्ट करना, अगर आपको ये नहीं करना कुछ और करना है तो फिर आप उसी को करो। ऐसा मत करना कंपाउंड इंटरेस्ट 10 जगह से कर रहे हो, एक किताब आपके पास है उसमें से भी कर रहे हो, एक आपके भैया के पास है उसमें से भी कर रहे हो, जो मैंने दे दिया उसको भी कर रहे हो। फिर बच्चों बेड़ा गर्क होना होना निश्चित है, याद रखना। जित जो भी कर रहे हो आप उसी को करते रहो। जो बच्चे कुछ जो अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे वो इसी को करते रहो, जो पहले से कर रहे थे वो उसी को करते रहो। चेंज मत करना बस, क्योंकि सभी कुछ एक ही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, 100 जगह से पढ़ लो तभी भी वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही रहेगा। फॉलो करोगे तो भाई जल्दी सक्सेस हो जाओगे, इतना हो सकता है। क्योंकि हम आपकी सेवा में 24 घंटे अवेलेबल है। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज करते रहो। एक वीक का टाइम और ले लो आप, इस वीक का इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर दो। फिर उसके बाद हम देंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट, 3 दिन के बाद रेशियो, उसके 3 दिन के बाद मिक्सचर। आगे आने वाले 12 15 दिन में मैथ कंप्लीट। बस इतना करते रहो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों, वेलकम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।